दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर जिला 50 साल का हो गया है। ललितपुर जिला को बने हुए 50 साल पूरे हो गए। कितना बदला है ललितपुर, और ललितपुर जिला बनाने में किसका क्या योगदान है। 3 सीनियर पत्रकार हमारे साथ हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं। ललितपुर प्रेस क्लब में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है और उस गोष्ठी में ललितपुर 50 साल का हुआ है, उसको लेकर चर्चा की गई है। तमाम बातें सामने आई हैं जिन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 सीनियर पत्रकार उपस्थित हैं। आइए उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, ललितपुर जिला 50 साल का हो गया है, उसको लेके आज विचार गोष्ठी भी रखी गई है। ललितपुर जिले के बारे में आप क्या जानते हो? जब ललितपुर जिला बनाया जा रहा था उस समय की क्या सिचुएशन थी? गोस्वामी जी, ये ललितपुर में मैंने अभी गोष्ठी में भी बताया था कि हम लोग कक्षा 5 में पढ़ते थे कि झांसी जिले की कितनी तहसीलें हैं, तो उसमें आता था मऊ, मोड़, धरोटा, झांसी, ललितपुर। तो ये हम झांसी के अंतर्गत ही थे। सब डिवीज़न ललितपुर था और यहाँ पे एक SDM बैठा करते थे और एक पुलिस अधीक्षक होते थे। 2 लोग जिले को संचालित करते थे। अब आप देखिए आज भी ललितपुर, मदनपुर और मढ़ौरा कितनी दूर, आज भी ललितपुर से कितनी दूर है, लगभग 96-97। और आप देखिए कि बड़ी एक पीड़ा थी उस समय। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार रहे, जिन्होंने इस आंदोलन को तेजी दी थी, और उसमें वरिष्ठ नागरिक लोग भी रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लोग भी थे। और हम लोग, गर्व की बात है कि हम साक्षी हैं उस आंदोलनों के, वो सहभागी भी हैं कि पीड़ा होती थी कि एक व्यक्ति को अपनी बात कहना है तो 200 किलोमीटर, और जब इतने साधन नहीं थे, इतनी रेलगाड़ियाँ नहीं थी ललितपुर में, इतने यातायात के साधन नहीं थे, गिनी चुनी बसें होती थी। इसका मतलब एक आदमी को अपनी बात कहने के लिए घर से 6 दिन गायब रहेगा, तब वो झांसी पहुँच पाएगा। तो इस ललित को सार्थक करने के लिए यहाँ नारे लगा करते थे, संगठन बनाए गए, ललितपुर जिला बनाओ समितियाँ बनी, उसमें नारे लगे मध्य प्रदेश में हमें बुलाओ वरना ललितपुर जिला बनाओ। हमारे एक साथी का, रमेश तिवारी एक साथी, उन्होंने तो आत्मदाह भी घंटाघर पे किया था इसका, लेकिन उनको बचा लिया गया था। तो इस तरह आंदोलन बहुत चले, जैसा कि रुद्रनारायण शर्मा हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे, लल्ला के नाम से लोग जानते थे, चंदन हुंडेर है ना, और हमारे जो डॉक्टर बावली कुमार जैन, ये हम लोग सभी लोग, और श्रीचंद मोदी दैनिक जागरण के पत्रकार थे, गोपी कृष्ण तिवारी, और काफ़ी लोग थे, और शेखर चंद मपलेस, काफ़ी लोगों ने अहम भूमिका निभाई। और हम सबसे बड़े धन्यवाद देंगे हेमवती नंदन बहुगुणा को, जिन्होंने ललितपुर की आवाज़ का स्वागत किया और ललितपुर का सम्मान करते हुए ये उन्होंने ललितपुर को जिला प्रदान किया। और हम जिला के पहले जिलाधिकारी यहाँ रवि माथुर जी हुए IAS थे, जो यहाँ SDM का इंचार्ज था, वो IAS थे, और वो जिलाधिकारी बने थे, और MD मौर्य यहाँ के पहले पुलिस अधीक्षक बने। शर्मा जी, आप जब विचार रख रहे थे तो आपने कहा काले झंडे दिखाए जा रहे थे, तो किस चीज़ को लेके काले झंडे की तैयारी लगी और कैसे वो चीज़ इतनी बड़ी हो गई कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में काले झंडे दिखाने की प्लानिंग हो गई? दरअसल क्या है, जैसे हमारे साथी ने बताया, मंजीत सिंह जी ने, कि ललितपुर में काले झंडे इसलिए, उस समय ललितपुर की जो भौगोलिक स्थिति थी कि ललित गिरार और मढ़ौरा से आदमी जाने के लिए लंबे साधन नहीं थे और जाने में बहुत दिक्कतें होती, और सारे मुकदमे कोर्ट कचहरी झांसी में हुआ करते थे। ललितपुर एक टाउन एरिया था, उस समय तहसील के नाम पे था, लेकिन टाउन एरिया था, और यहाँ पे जो चुनाव होते थे वो नगर पालिका टाउन एरिया के चुनाव होते थे। तो उस समय SDM कोर्ट थी, सारी कोर्टें झांसी में हुआ करती थी। तो आदमियों को छोटे छोटे से मुकदमे के लिए भी 5-5, 7-7 दिन जाना पड़ता था, और आर्थिक रूप से ज़्यादा नुकसान होता था। साधन भी उपलब्ध नहीं हुआ, साधन नहीं थे, और बसें भी थी, वो गिनी चुनी बसें थी। आदमी सुबह गया तो शाम को पहुंचा, दूसरे दिन तारीख की, फिर शाम को चला, फिर तीसरे दिन करा। इस तरह जैसे तैसे आदमी की उस समय, और गरीबी बहुत थी, बेरोजगारी तो थी ही, क्योंकि अब पठार क्षेत्र है, गरीबी क्षेत्र है। इसमें महरौनी के बाद जो मढ़ौरा बेल्ट हमारी है, वो आदिवासी बेल्ट है पूरी, धौर्रा से लेके मढ़ौरा, हाँ, जो विंध्याचल के श्रेणी के नीचे बसी हुई है। तो वो ज़्यादातर यहाँ पत्थर के काम करते थे, और पढ़े लिखे नहीं थे, मजदूरी करते थे। तो ऐसे लोगों को बड़ी समस्याओं से जूझना पड़ता। तो हम लोगों पत्रकारों नेताओं ने मिलकर एक आंदोलन किया, और काले क्या हुआ कि लोग, विधानसभा का चुनाव है, क्योंकि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की सीट संयुक्त थी, कामरेड चंदन सिंह चुनाव लड़ रहे थे। तो यहाँ पे तुबन के मैदान में, वहाँ पे हेमवती नंदन जी बहुगुणा, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने आके यहाँ पे मीटिंग की। तो वहाँ पे उन्होंने कहा ये काले झंडे लोग क्यों दिखा रहे हैं,
तो उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग नारे लगा रहे हैं, ललितपुर जिला बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं ललितपुर जिला घोषित करता हूँ, आप कामरेड को चुनाव जिता के लखनऊ भिजवा दीजिए। आज से इसी वक्त मैं ललितपुर जिले को घोषित करता हूँ। और 1 मार्च जो आज है, आज के दिन विधिवत शासन द्वारा ललितपुर जिले में डीएम जो तत्कालीन उस समय रवि माथुर थे, एमडी मौर्य थे, जो सीओ थे, वो एसपी बना दिए गए और जिले का उसी समय से जिला हो गया। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जिला बन गया, बंगले बन गए, कोठियाँ बन गई, लेकिन विकास के नाम पर बुंदेलखंड हमेशा पीछे रहा, जिसमें ललितपुर हमेशा, चूँकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ये आखिरी जिला है और पेंडुलम की तरह ये श्रीलंका जैसा लटक रहा है, तो इसको बिल्कुल शासन की मंशा के अनुसार भी ये बिल्कुल लटकाए रखा और विकास के लिए यहाँ कुछ नहीं किया। और आज स्थिति ये है कि वर्तमान में ललितपुर विकास के लिए और है। ललितपुर जनपद जो शहर है ये 12 वर्ग मील में बस गया है। अगर घंटा घर से आप देखें तो 6 किलोमीटर परिधि में आप किसी भी जगह चले जाए, 12 वर्ग मील में आज ललितपुर एक विकसित शहर है, जिला है। लेकिन यहाँ पे आज भी विकास की आशाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। जो संसाधन शासन द्वारा दिए जा रहे वो भी अपूर्ण है, उनको पूर्ण करने की आवश्यकता है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं लक्ष्मीनारायण जी। आचार्य जी, कैसे जिला बना और क्या जिले के बारे में आप जानते हैं? देखिए, अशोक की लाट में 4 शेर बने हुए हैं जी। एक कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका और पत्रकारिता, जिसमें अगर छपा हुआ हम देखें तो 3 शेर दिखाई पड़ते, चौथा नहीं दिखाई पड़ता। चौथा है पत्रकारिता का। पत्रकार जहाँ सक्रिय रहते हैं वहाँ जनता को सुविधाएं मिलती हैं। जिला की जहाँ तक बात है, जिन लोगों ने इसकी मांग उठाई वो पत्रकार भी थे और नेता भी थे। उस ताकत के कारण हमारा जिला ललितपुर बना। जब ललितपुर जिला नहीं था तो यहाँ पर बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं बहुत पीछे थी। जब लोगों ने मांग उठाई, कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोए नहीं तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। उस समय संसाधनों का अभाव तो था। और जैसे विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं, ये हमारे ज़िले को पूरी ओर से घेरे हैं। 5039 वर्ग किलोमीटर में जिला है ललितपुर वर्तमान में। उस समय पूजा बब्बा की गैंग, देवी सिंह, शंकर सिंह, इनका भी बड़ा आतंक रहता था। लोग घर से बाहर नहीं जा पाते थे, खेतों में खेती करने नहीं जा पाते थे। जब जिला बना तो हमें पुलिस की सुविधा भी मिली, आवागमन के संसाधन भी मिले। आवागमन के संसाधन के साथ साथ हमें और भी सुविधाएँ मिलना शुरू हुई। जिले की जहाँ तक बात है, हमारे जैसे जो जानकार लोग बताते हैं कि ज़िले में उस प्रकार की व्यवस्थाएं न होने से हम हमेशा पिछड़े रहे। लेकिन जब से ज़िला बना, आज 50 साल हो गए। 50 साल में हमें कुछ ना कुछ मिला है। हमारे पास उस समय ग्रेनाइट भूमि में दबा था, निकल के बाहर आया, प्रदेश तक जाने लगा, सैंडस्टोन जाने लगा, और भी राख फास्फेट वगैरह तमाम ये जो हमारे भूगर्भ में छिपे थे, वो ज़िले बनने के बाद ही हमें सुविधा में मिले। और आज हमारा जिला उस ओर बढ़ रहा है। जी सर, राजनीतिक तौर पे आप बोलना चाहें, राजनीतिक सहभागिता क्या रही है लोगों की जिला के तौर पर? जिले में राजनीतिक सहभागिता तो रही है। यहाँ पे ललितपुर में जिस समय ये जिला बना था उस समय 7 लाख पॉपुलेशन थी, लोकसभा झांसी थी। और वर्तमान में आज करीब 20-21 लाख जनसंख्या हो गई है लोकसभा की। ललितपुर की अकेली 12-14 लाख वोटर संख्या है। अब तो ललितपुर की ये स्थिति है कि राजनीतिक तौर पे ललितपुर जनपद को खुद एक सभा सीट बनाई जाए और झांसी की सीट से हमको अलग किया जाए, तब हमारे ललितपुर का विकास होगा। साथ ही साथ अगर हेमवती नंदन बहुगुणा की आज स्थापना दिवस बना रहे हैं तो हम सबको चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम का यहाँ पे एक स्टैचू बनाए और जो कलेक्टेड मार्ग है इसको हेमवती नंदन बहुगुणा के नाम से उस सड़क को किया जाए। ये सही श्रद्धांजलि और सही स्थापना दिवस आज का होगा। सर, गोस्वामी जी, राजनीतिक की जहाँ बात है तो उसमें क्या है कि सुजान सिंह बुंदेला जो है एक पहले व्यक्ति थे जो यहाँ का संसद का प्रतिनिधित्व किया। इसके पहले गोविंद आचार्य जी अपने मतलब जो भी हुए अभी तक झांसी से थे, केवल सुजान सिंह बुंदेला हैं जो यहाँ ललितपुर से सांसद बने हैं। विधानसभा में भी यही स्थितियाँ रही, झांसी से लोग आते रहे, लड़ते रहे यहाँ चुनाव। तो हम लोग जो है, हम लोग
पैराजीवी रहे, हम लोग आश्रित रहे, राजनीतिक रूप से भी आश्रित रहे, अपनी बात कहने में भी आश्रित रहे। अखबार के नाम पे झांसी के 3 अखबार, जागरण, भास्कर और मध्य देश 3 आते थे, है ना। ललितपुर में तो एक जनप्रिय अखबार साप्ताहिक छपता था, है ना। तो पत्रकारिता के दृष्टिकोण में यहाँ के लोग खुद के अपने अखबार चाहते थे, प्रस्तुत करते थे, झांसी अखबारों का, लखनऊ के अखबारों का। तो हम लोग उपेक्षित रहे, आश्रित रहे। तो ये हमको बड़ा अच्छा, हम हेमवती नंदन बहुगुणा को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने अपने पत्रकारों को, जिन्होंने अपनी कलम से यहाँ की समस्या को आगे बढ़ाया, राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भूल सुधार का उन्हें मौका दिया, राजनीतिक लोगों को जगाया, सोते में एकदम जगो, कुछ काम करो, और उन्हें धक्का दे के इस जिले को आगे बढ़ाने में काम। आज के ललितपुर से संतुष्ट हैं जो आज मौजूदा दृश्य है ललितपुर का? हाँ, मौजूदा तो विकास हमें दिख रहा है, मेडिकल कॉलेज दिख रहा है। डॉक्टर नैयर ने झांसी बनाया था, कितने सालों तक मेडिकल कॉलेज इधर बना है ना। और इसके बाद हेलीपैड यहाँ तैयार हो रहा है, और सोरई में भी बता रहे हैं कि कोई विदेश की कंपनी, बल ड्रग पार्क की तैयारी चल रही है। बल का तो सैकड़ों में सोरई में भी विदेश की कंपनी आ रही है, रॉक फॉस्फेट वगैरह का वो मिलता है। और वो चंद्रा कैसे हो, चंद्रा स्वामी जो प्रांत राजनीतिक होते थे, वो ललितपुर आए थे सोरई का मिनरल दिखने के लिए। तो यहाँ आके तो नहीं रोगी। हमारा जो ललितपुर है वो मिनरल में और हर चीज़ में अंदर छिपी हुई धन संपदा में विदेशों की निगाह पर है। और अब तो ये टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि सैटेलाइट से हर चीज़ ढूंढी जा सकती है। शर्मा जी, बहुत देर हो गई आते आते, अब थोड़ा सा लग रहा कि काम ललितपुर ज़िले में हो रहा है। जैसे अभी बाबूजी ने बोला, एयरपोर्ट की तैयारी है, वर्ल्ड ड्रग पार्क की तमाम और फैक्ट्रियाँ लगने की तैयारियाँ हैं, मेडिकल कॉलेज 50 साल बाद अब बन के तैयार हो रहा है, तमाम रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण और साथ साथ अंडरब्रिज, ओवरब्रिज भी तमाम बन गए हैं। तो बहुत देर हो गई आते आते, बहुत देर हो गई आते आते। 50 साल गुजर गए। उस समय जिन नेताओं ने, पत्रकारों ने अंगड़ाई ली थी, वो हम लोगों से रुखसत हो गए। लेकिन वो अपनी पीढ़ी के लिए एक ललितपुर ज़िला को संभाल कर दे गए, जो ललितपुर आज ज़िला है। और इस ज़िले में विकास की नींव रखी गई है, विकास हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये विकास जो है, ये अधूरा विकास है। मेडिकल है, अपूर्ण है, एडमिशन हो गए, लेकिन आज भी यहाँ से हर डॉक्टर 1 मिनट में लिख देता है रेफर टू झांसी, रेफर टू झांसी। और जाते जाते आज बहुत सी हमारी जनहानि रास्ते में हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य इस जनपद का कि वो आवश्यक जो औषधियाँ हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, वो मेडिकल कहीं ना कहीं आपकी बातों से लगता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होना चाहिए वो नहीं है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की ये है कि हमारे यहाँ पे 2 विधायक हैं, 1 सांसद हैं। दोनों विधायक की स्थिति तो ये है कि उन्हें अपने आप से फुर्सत नहीं है, जनता की सुनेंगे क्या। सही है। और दोनों मंत्री और विधायक की स्थिति ये बन गई है कि केवल निकलते हैं तो राजकीय कार्यक्रम होते हैं, उसी में भागीदारी करते हैं, और शासन के धन का जो होता है बंदर बांट, उसमें लगे हुए हैं। और हमारा जिला आज भी एक अच्छे राजनेता के इंतजार में है, जो इस जनपद की विकास की नैया को आगे बढ़ाएगा, गंगा पार कराएगा, तब बैतरणी ललितपुर जिले की पार हो। आचार्य जी, राजनीतिक क्या स्थिति, उदासीनता चारों तरफ? किसी ने कहा है कि राजनीति के बारे में कि जल तो नल में है, जल नल में है, पान दुकान में, जलपान कहीं नहीं। लोग कहते हैं जलपान कर लो, जल तो नल में है, पान दुकान में, जलपान कहीं नहीं। राज लखनऊ में है, नीति दिल्ली में, राजनीति कहीं नहीं। सब जगह कूटनीति चल रही। जिस समय लोगों में राजनीति थी, समाज सेवा थी, उस समय में कुछ मिला। अब जो मिला है उसको भी हम संरक्षित नहीं कर पा रहे। 50 वर्ष के बाद भी हम देखते हैं कि पॉपुलेशन बहुत बड़ी, लेकिन बालिका शिक्षा के नाम पर हमें कोई राजकीय इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज बालिकाओं को आज तक नहीं मिल पाया। ललितपुर में एकमात्र बालिका इंटर कॉलेज है। आज जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से इसकी भी आवश्यकता हमें है शिक्षा की। सर, शिक्षा के मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए एक बदलाव की जो बात थी, मैं बात रुक गई थी, आंखों में बड़ा आंसू आता था जब देखते थे गांव से आदमी आया, इतनी रोटी रखी है, प्याज रखे हैं, अचार रखे हैं, 2 दिन का इंतजाम करके झांसी जाया करते थे लोग, है ना। तो ललितपुर जिला बनने से अब वो चीज़ दिखाई नहीं देती। ललितपुर में भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। लेकिन मैं आह्वान करूँगा युवा शक्ति का। जैसे युवा शक्ति देश को क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। युवा शक्ति हमारे जिला बनाने वालों में भी थी। जब मैं दिवंगत है उस समय युवा थे, हम लोग भी शामिल थे उस समय। तो आज युवा शक्ति जो है, उनको ज़रूरत है इस बात की वो आगे आए,
युवा आगे आएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में युवा आगे आएंगे और उस सिद्धांतों पे चलेंगे, महापुरुषों के जीवन परिचय को पढ़ के अपने ऊपर ढालेंगे और वैसा भारत बनाने का संकल्प लेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि आज जो जिले में 50 साल के बाद जो अधूरापन है वह पूरा हो जाए। शर्मा जी, आपने संबोधन में एक बात रखी थी सौर प्लांट को लेके। एक दौर था कि ललितपुर में डैम ही डैम बन रहे थे, अब सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जा रहे हैं, क्या लॉजिक है? उसके पीछे लॉजिक सबसे बड़ी ये है कि ललितपुर जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा के मध्य से गुजरा है, तो सूर्य की किरणें सबसे ज़्यादा कर्क रेखा के आसपास घूमती है। उस कारण से यहाँ पे जो सूर्य का तेज है वो सबसे ज़्यादा है। और बुंदेलखंड की तो गर्मी प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जब अप्रैल और मई जून का समय आता है तो 42 से लेके 48 सेंटीग्रेड तक यहाँ पे टेम्परेचर हो जाता है। उसमें अगर कोई पहाड़ का आदमी अगर बुंदेलखंड में आ जाए तो ये गारंटी है वो धूप सहन नहीं कर सकेगा और निश्चित ही वो बेहोश हो जाएगा। और डैमों की क्या लॉजिक है? और डैमों की ये लॉजिक है कि पथरीला क्षेत्र है, पथरीला क्षेत्र होने का यहाँ डैम बनाए गए। वास्तविकता ये है कि डैम जो बनाए गए हैं उस डैम के पीछे हर पहाड़ के बीच में तलहटी होती है, उस तलहटी में उपजाऊ भूमि होती है। उस उपजाऊ भूमि को आपने डैम बना दिया तो वो तो आपने दबा दी और पत्थरों को आप पानी पिलवा रहे हैं। नहरें खोद खोद के आप पत्थरों को ले जा रहे हैं कि पत्थरों को पानी पिलाएंगे, और पानी पहुंच भी नहीं पा रहा है और जेल तक पानी पहुंचता नहीं है, क्योंकि पहाड़ काटे गए, उनमें कोई बैलेंस नहीं है, कोई लेवल नहीं है, कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं गड्ढा है, कहीं पहाड़ ऊंचा है, तो टेल तक पानी पहुंच नहीं रहा। कई बांधों की स्थिति तो ये है उन्हें 3000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी और सिंचाई हो पाती है 1000 की। तो परिस्थितियाँ यहाँ की बेहद गंभीर है। यहाँ पे वास्तविक एक अच्छे विधायक एवं सांसद की आवश्यकता है जो इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे। एक ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार, मुख्यमंत्री योगी बैठे हैं, मोदी बैठे, एक बड़ा मैजिक चल रहा है जो लोग कहते हैं। अब ऐसे में कम से कम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो अपनी इन कमियों पर तो फोकस करें कि सुबह से पंगत, किन के यहाँ जन्मदिन है, किन के यहाँ मरनदिन है, किन के यहाँ सरकारी कार्यक्रम में जाना, ये सभी लगा रहेगा। कभी नेता चुनने के बाद जन समस्याओं पर भी फोकस करेगा, ये कहीं ना कहीं नजर कमी नहीं आती है। मैं ये मानता हूँ कि ललितपुर जिला राजनीति शून्य जिला है। आचार्य जी, पर्यटन, चूंकि आप लगातार पर्यटन को लेके आवाज भी उठाए हैं, घूमकर भी आए हैं, किस प्रकार का पर्यटन है ललितपुर जिले? बात की गर्मी की जी, तो कहा किसी ने कि मई की जून से शादी है, रुई की ऊन से शादी है। गर्मी तो यहाँ पड़ती है और विकास कार्य इसलिए भी नहीं हुए कि 1975 के बाद जब इमरजेंसी जब लगी तो उस समय 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए थे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिसमें वास्तव में विकास की बात उस समय हुई और यहाँ पर एक विकास प्रदर्शनी लगी थी। उस विकास प्रदर्शनी में बहुत सी चीज़ें जो प्रत्यक्ष दिखाई गई थी, लोगों ने उसे स्वीकारा। जैसे इस स्प्रिंकलर सेट से सिंचाई होना, गोबर गैस का प्लांट ललितपुर में वहाँ लगा जिले के अंदर, और आपको रूप वाटर टैंक बनाए गए, तमाम इस प्रकार की बातें हुई। विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे। हाँ, और जहाँ तक बात आप कह रहे हैं क्या नाम से पर्यटन की, तो पर्यटन का तो ऐसा क्षेत्र ललितपुर में है कि जो अन्य जगह नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँच मार्ग न होने के कारण हम लोग वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। जानकारी मिलती है तो प्रसारित नहीं होती है। रणछोड़ जी बता दो। हाँ, जैसे रणछोड़ जी की गुफा है, मचकुंद गुफा है, और आपका नीलकंठ है। नीलकंठ का तो बड़ा इतिहास अपने आप में है। नरसिंह का एक बड़ा पुराना एक भव्य प्रतिमा वहाँ बनी है जो पत्थर पे उकेरी गई, अब वो क्षरण होने लगा उसका। और आप दूधे चले जाएँ तो वहाँ हैं, यहाँ पर मदनपुर के अंदर भी हैं। मतलब जो हमारा एक सर्कल आता है, यहाँ से हम देखें कि विंध्याचल पर्वत की श्रेणियाँ तालबेट से शुरू होती, तालबेट आपके बिजरौठा और होती हुई यहाँ जखौरा, राजघाट, और फिर से घूम के जाखलोन, धौर्रा और पाली, बालाबहट, नारहाट, मदनपुर और इधर सौजना तरफ, इस प्रकार से जाती है, तीनों ओर से घिरी देवगढ़। और इन्हीं के आसपास हमारा ये पर्यटन का क्षेत्र है बहुत बड़ा। जैसे एक बंदरगोड़ा स्थान है यहाँ पर, तो हमें तो लगता है बंदरगोड़ा ही बंदरगाह रहा होगा। मूर्तियाँ बनती हों, पानी के रास्ते से जाती होंगी या जो भी काम होता होगा, लकड़ी जाती होगी, सागवान बहुत था हमारे यहाँ पर, और उसे शिलाजीत गिरता है। हाँ बिल्कुल, प्योर शिलाजीत मिलता है गोस्वामी जी यहाँ। तो पर्यटन पे भी काम अब हो रहा है, दिख रहा है। आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं पर्यटन विभाग द्वारा, या सुबह योग का कार्यक्रम हुआ, हमें जानकारी मिली, हमें सूचना मिली थी, हम गए थे वहाँ।
और एक है मेरा वहाँ उन्होंने दौड़ कराई बच्चों की। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो पर्यटन विभाग अब कहीं ना कहीं उस पर फोकस कर रहा है। लेकिन पर्यटन विभाग को हमें लगता उतनी प्रचार प्रसार करने की उन्हें या तो व्यवस्था दी नहीं गई है या प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की, तो जनता तक इसका प्रचार सड़कें तो बना दें, सड़कें बन जाएंगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए जो कहा है कि सड़कें खराब हो गई। सड़कें खराब हो गई सर। और कुछ कोई टेक लास्ट में? बस गोस्वामी जी, आप बड़ा प्रयास करते हैं लोगों से कि इंटरव्यू के माध्यम से लोग बात जन जन तक पहुंचाते हैं, शासन तक पहुंचाते हैं। और पिछले चुनाव भी आपने इतने बढ़िया कवरेज करे कि हम लोग यहाँ बैठ के मध्य प्रदेश को देख रहे थे, तमाम ऐसी चीज़ों को देख रहे थे। तो हम आपकी पत्रकारिता की भी सराहना करते हैं। धन्यवाद। जो अभी आपने पर्यटन का प्रश्न किया है, ललितपुर जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है बेतवा के इस तरफ और बेतवा के उस तरफ, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की कार्यशील वो यहाँ पे क्रियाएं उन्होंने कर्म भूमि रही है। यहाँ पे जो रणछोड़ जी है, वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ के जब आए थे तो यहाँ पे काल यमन राक्षस जो था, काल यमन उनका पीछा करते आए। यहाँ पे आके उन्होंने रणछोड़ जी में एक ऋषि विश्राम कर रहे थे, उनकी चादर अपनी उनको उड़ा दी, उनकी खुद पैंट ओढ़ ली और राक्षस ने कालियामन ने उन संत को जगाया। उनकी इतनी दृष्टि थी, उनको क्रोध आ गया और वो जल के भस्म कर दिया। इसी तरह ललितपुर से लगा हुआ 30 किलोमीटर चंदेरी है। राजा मुचकुंद थे वो, राजा मुचकुंद। यहाँ से 30 किलोमीटर ललितपुर से चंदेरी है। चंदेरी में महाभारत काल के शिशुपाल जी का राज था और शिशुपाल का राज होने के कारण हम ये मानते हैं कि ललितपुर की और मथुरा की जो भाषा शैली है वो बुंदेलखंडी और वृंदावन, इसकी भाषा बहुत आपस में मिलती जुलती है। हाँ, तो निश्चित ही हमें लगता है कि भगवान श्री कृष्ण की कार्यस्थली ललितपुर रही। उस समय क्योंकि बड़े बड़े युद्ध होते थे या राजा महाराजाओं के राज थे तो गांव जंगल उनके साथ जुड़ जाते थे। तो मुझे लगता है कि ललितपुर जनपद वृंदावन की वो संस्कृति से जुड़ा हुआ है और मेरी व्यक्तिगत सोच है कि वही संस्कृति हमारे बुंदेलखंड में, वही वृंदावन में। तो आपने तमाम सीनियर पत्रकारों के अपने विचार सुने हैं। ललितपुर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम लोगों को आज सुनने को मिली, जानने को मिली। ललितपुर का इतिहास क्या है, ललितपुर में सांस्कृतिक तौर पे क्या है, यहाँ पर क्या विरासतें हैं, कैसा इसका कहेंगे धार्मिक महत्व है, तमाम बातें आपने सुनी है सीनियर पत्रकारों से। तमाम मुद्दों पर हम इनसे लगातार चर्चा भी करते रहेंगे और आपको भी कहीं ना कहीं नॉलेज बढ़ती रहेगी इन वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सीनियर पत्रकारों का। धन्यवाद गोस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद।